बच्चों आज का हमारा टॉपिक है शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। इससे पहले हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ को कर चुके हैं, तो अगर आप इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख के आए, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा। बच्चों इसमें हमने मानना है कि एक कुंडली है और उस कुंडली को हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ रखा है और उसकी वोल्टता है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलो बच्चों की एक R प्रतिरोध है और उससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ओम के नियम से जो इसके सिरों पर विभवांतर का मान आता है उसका मान होता है V बराबर IR, मतलब इसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर होगा IR। उसी तरीके से मान के चलो ये कुंडली है और इस कुंडली से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और L इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। इस स्वप्रेरकत्व का दूसरा नाम स्वप्रेरण गुणांक भी होता है। तो इस सिचुएशन में इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान होता है बच्चों, फैराडे के दूसरे नियम से हम ये निकालते हैं, V बराबर L डी अपॉन डी टी। ये कंसेप्ट चैप्टर नंबर 6 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आता है। लेकिन यहां आपको याद रखना है कि अगर एक कुंडली है, इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, L उसका स्वप्रेरकत्व है, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान होता है L डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हमने कुंडली ले ली है और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान आ गया L डी अपॉन डी टी। बच्चों अब हमें क्या करना है, केवीएल से, केवीएल का मतलब है किरचॉफ का वोल्टता नियम, तो हमें किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाना है। आपको बिल्कुल भी ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, आप तो सिर्फ इतना समझो कि किरचॉफ का वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। और बच्चों वो क्या कहता है कि स्रोत की जितनी वोल्टता है ना, उतनी ही वोल्टता इस कुंडली के सिरों पर होगी। तो बच्चों किसी विशेष समय t पर स्रोत की जो वोल्टता है वो कितनी है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है ना, ये वाली वोल्टेज किसके बराबर होगी बच्चों, जो कुंडली के सिरों पर वोल्टता है। और कुंडली के सिरों पर वोल्टता कितनी है, L डी अपॉन डी टी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि केवीएल से L डी अपॉन डी टी का मान Vm साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा मेन इंटेंशन होता है बच्चों, किसी भी तरीके से हमें विद्युत धारा I का मान निकालना है, हमें करंट I की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसा करो, L का इधर पक्षांतरण कर दो, तो इधर कितना मिलेगा बच्चों, डी अपॉन डी टी, और इधर अपने पास आ जाएगा Vm और ये L बटा में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, और हमें तो विद्युत धारा I का मान चाहिए, तो उसके लिए अपन ऐसा करते हैं, इस dt को भी उधर भेज देते हैं, तो इधर अपने पास आ जाएगा di और इधर आ जाएगा बच्चों Vm अपॉन L, Vm अपॉन L। देखो dt उधर चला जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे है साइन ओमेगा टी और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, dt। ठीक है, अब हमें तो विद्युत धारा I का मान चाहिए, लेकिन यहाँ di आ रहा है बच्चों, हमें d को हटाना है और केवल I का मान निकालना है। तो d हटाने के लिए क्या करेंगे बताओ, हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, इसका दोनों तरफ समाकलन कर दो। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ हम इसका समाकलन कर देते हैं। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो बच्चों इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी और इधर आ जाएगा Vm अपॉन L साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है बच्चों, डी का इंटीग्रेशन तो I हो जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन हो रहा है समय t के सापेक्ष, तो समय t वाली टर्म्स तो अंदर रहेंगी, बाकी जो कांस्टेंट है वो सब बाहर आ जाएंगे। जैसे Vm कांस्टेंट है, ये तो वोल्टा का शिखर मान है बच्चों, L स्वयं प्रेरण गुणांक है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों समाकलन से बाहर आ जाएंगे, Vm भी बाहर, L भी बाहर, और अंदर मिलेगा साइन ओमेगा टी डी टी। मतलब हमें साइन ओमेगा टी का टी के सापेक्ष समाकलन करना है। तो ये फॉर्मूला तो आप सभी जानते ही होंगे, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, मतलब साइन ओमेगा टी का टी के सापेक्ष जो समाकलन होता है उसका सूत्र होता है बच्चों माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस सी। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, लेकिन यहाँ बच्चों टी के गुणा में कौन है, ओमेगा, तो हमने साइन का तो माइनस कोस कर दिया और ओमेगा टी का हमने एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया, ओमेगा, जो कि कांस्टेंट है, और उससे हमने डिवाइड कर दिया। बायो वाले बच्चों के लिए तो बेटर होगा, फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है बच्चों, ये ओमेगा कांस्टेंट है इसीलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस सी आया। यहाँ पे सी क्या है, सी बच्चों समाकलन नियतांक होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, और ये कब आता है, जब इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होती, मतलब जब अनिश्चित समाकलन हम करते हैं ना जिसमें लिमिट नहीं होती, तो उस वाली सिचुएशन में यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आता है। तो यहाँ पे देखो अपने को कितना मिलेगा, आई बराबर आएगा बच्चों Vm अपॉन L
साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर यहाँ पे प्लस सी भी आना चाहिए, प्लस सी, यहाँ पे कांस्टेंट भी आना चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ कांस्टेंट नहीं आएगा। अब देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे माइंड में चलता है कि सर ये तो अनिश्चित समाकलन है, मतलब इस समाकलन में लिमिट नहीं है, तो यहाँ तो समाकलन नियतांक सी का मान आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आएगा। उसके पीछे का कारण क्या है? हालांकि ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ समाकलन नियतांक सी आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना बच्चों? कारण समझो। देखो इधर अपने पास ना धारा है, इधर धारा है एलएचएस में, तो बच्चों विमीय विधि वाला कंसेप्ट यूज करो। इसके आरएचएस में जो भी चीजें अपने को मिलेंगी वो सब धारा वाली मिलेंगी, क्योंकि हर पद की विमा समान होती है। अगर इधर धारा की विमा वाला पद आ रहा है तो इधर भी जो पद आएगा उसकी विमा धारा वाली आएगी, इधर भी जो पद आएगा उसकी विमा भी धारा वाली आएगी। ठीक है, अच्छा सर ये वाली बात तो ठीक है। एक बात आप दूसरी समझना कि ये जो वोल्टेज है ना बच्चों अपनी, वो समय पर निर्भर करने वाली है, मतलब ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है। तो जो धारा अपने को मिलेगी वो भी टाइम डिपेंडेंट मिलेगी, मतलब वो भी समय पर निर्भर करेगी। तो मतलब ये वाली जो धारा है ये समय पर निर्भर कर रही है, ये वाली धारा समय पर निर्भर कर रही है, तो फिर ये वाली धारा भी किस पर निर्भर करनी चाहिए? समय पर। मतलब यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लिखना चाह रहे हैं ना बच्चों, ये इस वाले पद को रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो कांस्टेंट सी है ये धारा होनी चाहिए और वो समय पर निर्भर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सी तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि ये धारा का पद है और ये समय पर निर्भर होना चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये वाला पद कितना हो जाए? 0। इसीलिए हम समाकलन नियतांक सी का मान 0 लेकर चलते हैं। हालांकि और जगह जहां पर भी ये चीजें आती हैं वहां पर हम समाकलन नियतांक सी लगाते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? अगर उसका शॉर्ट एंड स्वीट आंसर आप कहना चाहो तो ऐसा कह सकते हो कि सर यहाँ पर जो नया पद आएगा वो धारा का आएगा और वो समय पर निर्भर करेगी, लेकिन ये जो समाकलन नियतांक है सी ये तो कांस्टेंट होता है ना, इसीलिए इसका मान हमने 0 ले लिया। चलो अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये मिलेगा बच्चों आई बराबर वीएम अपॉन, ये जो ओमेगा है इसको हम एल के साथ ही लिख देते हैं, तो वीएम अपॉन ओमेगा एल, और यहाँ पे है बच्चों माइनस कोस ओमेगा टी। इसको हम एज इट इज रख रहे हैं माइनस को, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों कि माइनस कोस थीटा बराबर होता है बच्चों साइन, माइनस कोस थीटा बराबर होता है साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। आप चाहो तो ऐसे सोच लो एक बार, जैसे ये वाला सूत्र तो आपने पढ़ा ही होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। बच्चों ये वाला सूत्र तो सभी ने पढ़ा ही होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कोस थीटा। तो आप ऐसा करो ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो कितना मिलेगा? साइन। जैसे माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? ये माइनस कॉमन लो तो ये अपने को मिल जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू कोस थीटा। माइनस हमने कॉमन ले लिया इसके अंदर से, और ये वाला जो माइनस है बच्चों कहाँ जाएगा? बाहर। कहाँ आएगा बोलो? बाहर। और फिर ये जो बाहर वाला माइनस आएगा उसको हम ट्रांसपोज करके इधर भेज देंगे, तो ये वाला समीकरण ही आ जाएगा नीचे वाला, है ना। लेकिन इतना सोचने की आपको जरूरत नहीं है, मतलब उसी बेसिक फॉर्मूला से ये वाला बना है, जैसे हमने अभी आपको बताया। ये माइनस बाहर आ जाएगा और फिर ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, माइनस कोस थीटा बन जाएगा। लेकिन आप इतना मत सोचो, आप तो सिर्फ इतना सोच लो कि अपना एक सूत्र होता है माइनस कोस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। बाकी सूत्र वही है, माइनस को मान लेने के बाद वही आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह कौन है? ओमेगा टी। तो अपने को क्या मिलेगा? आई बराबर वीएम अपॉन ओमेगा एल, और बच्चों इधर माइनस कोस थीटा की जगह आ जाएगा साइन, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा माइनस ओमेगा टी। थीटा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? ओमेगा टी। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, बताओ कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तो ये हमने आई का मान निकाला है Vm अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो बच्चों आप पहले इसको नोट कर लो और फिर हम ना आगे चलते हैं, इस कैलकुलेशन को और आगे करेंगे। बच्चों आगे देखिए, अब ये जो ओमेगा है ना ये कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक इसको नया कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, जो ओमेगा एल है ना उसको हम मान लेंगे कि ये एक्स एल के बराबर है। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, और उसको हमने एक नया कांस्टेंट बोल दिया एक्स एल। और ये जो एक्स एल है ना बच्चों, इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना मिलेगा? आई बराबर अपने को मिल जाएगा Vm अपॉन एक्सएल, और अंदर आ जाएगा साइन,
और यहाँ पे है बच्चों ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो आई बराबर अपने को मिलेगा बच्चों, ये जो वी एम अपॉन एक्सएल है ना, वी एम अपॉन एक्सएल, इसको हम बोल देते हैं आई एम, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये हमारे पास धारा का समीकरण आ गया। लेकिन अब बताना पड़ेगा जहां आई एम क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जहां आई एम बराबर हो जाएगा बच्चों वी एम अपॉन एक्सएल। ठीक है, अब इसको हम नाम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2, या समीकरण नंबर 1 नाम डाल देते हैं। समीकरण 1 में अपने पास धारा का मान आ चुका है। ठीक है, अब बच्चों हम दोनों समीकरणों को ना एक साथ लिख लेते हैं। जैसे v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, ये तो समीकरण अपने को दिया हुआ था, ये तो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की वोल्टता हो गई, और धारा का समीकरण हमने निकाला इसके सापेक्ष, तो कितना आया, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कितना है बच्चों, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, ये दोनों समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे इन दोनों समीकरणों के आधार पर ही होगी, मतलब ये दोनों समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए और ये वाला समीकरण भी आपको याद होना चाहिए कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में धारा का समीकरण क्या होता है और वोल्टता का समीकरण क्या होता है। अच्छा, अब क्या करना है सर हमें, बच्चों यहाँ कुछ नई चीजें हैं जिनको हम एक साथ परिभाषित करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्सेल जो है वो क्या है, और आई एम वी एम अपॉन एक्सेल हमने कैसे लिखा, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन तब तक अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। जैसे हम आपसे ये पूछें कि बताओ यहाँ वोल्टता तथा धारा की कला क्या है। ठीक है, वोल्टता की कला क्या है और धारा की कला क्या है, तो सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं बच्चों वोल्टता की कला। ठीक है, कला के बारे में हमने आपको बताया था पहले भी बच्चों, वोल्टता के समीकरण में साइन के बाद जो भी लिखा हुआ है ना, साइन के बाद एंगल में जो भी लिखा हुआ है, ये उसकी कला कहलाएगी। तो यहाँ पे वोल्टता में साइन के बाद क्या लिखा हुआ है, ओमेगा टी, तो ये वोल्टता की कला बन गई। उसी तरीके से अगर अपने को धारा की कला निकालनी है, तो धारा वाले समीकरण में आप देखो कि साइन के बाद क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि साइन के बाद लिखा हुआ है सर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो बच्चों धारा की कला कितनी हो जाएगी, धारा की कला हो जाएगी अपने पास ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, धारा की कला हो गई ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब ये जो समीकरण है ना बच्चों, ये कोर्स में आ चुका था पहले, लेकिन हमने इसको साइन में क्यों चेंज किया है, क्योंकि हम उसकी कला निकालना चाहते हैं। तो जब हम दोनों की कला निकालेंगे, फिर कलांतर निकालेंगे ना, तो ऐसा तभी संभव है जब दोनों समीकरण में या तो यहाँ पर साइन आए या फिर यहाँ पर कोस आए, दोनों में सेम आएगा तो ही हम उनका कलांतर निकाल पाएंगे। जैसे वोल्टता का समीकरण तो फिक्स था अपने पास, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, तो धारा के समीकरण में भी साइन लेके आना जरूरी था, तभी हम कलांतर आसानी से निकाल पाएंगे। इसीलिए हमने कोस को साइन में कन्वर्ट किया था धारा के समीकरण में, और ऐसा आपको हमेशा ध्यान रखना है। कलांतर निकालने के लिए दोनों में या तो साइन होना चाहिए समीकरण में, या फिर दोनों के समीकरण में कोस होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने धारा और वोल्टता की कला निकाल ली। बच्चों अगर अपने को निकालना पड़े वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर, वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर, वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान तरीका है इसका भी, वोल्टता वाली कला माइनस धारा वाली कला। बच्चों जो वोल्टता वाली कला है ना, उसमें से धारा वाली कला को माइनस कर दो, तो वोल्टता वाली कला कितनी है, ओमेगा टी, धारा वाली कला कितनी है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसको सोल्व करो तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, पाई बाई टू। इसका मतलब वोल्टता तथा धारा के मध्य जो कलांतर आया बच्चों, उसका मान कितना है, पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर का मान कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, पाई बाई टू। ठीक है, अब बच्चों दोनों समीकरणों को ध्यान से देखो और फिर वहां से ना एक चीज आपको समझ में आएगी। जैसे V वाला जो समीकरण है ना, उसमें आ रहा है V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन के बाद कौन आया, ओमेगा टी। बच्चों धारा वाले समीकरण में देखो I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब साइन दोनों में है, ओमेगा टी दोनों में है, लेकिन धारा वाले समीकरण में माइनस पाई बाई टू आ गया। तो बताओ कम कला किसकी है, सर धारा की कला कम है। क्यों, क्योंकि इसमें ओमेगा टी में से पाई बाई टू कुछ कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे ये पूछें कि बताओ आगे कौन है और पीछे कौन है, वोल्टता आगे है कि धारा आगे है, तो आप क्या कहोगे, सर वोल्टता आगे है क्योंकि इसका तो कलाकोण ओमेगा टी है, धारा पीछे है। क्यों, क्योंकि सर इसके कलाकोण में से तो माइनस हो रहा है पाई बाई टू, है ना। तो धारा
की कला यहाँ पे पीछे हो गई, वोल्टा यहाँ पे आगे हो गई। और कितना डिफरेंस है दोनों में, π/2 का। तो उसी चीज को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, क्या कह सकते हैं बच्चों, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में धारा वोल्टता से, धारा वोल्टता से π/2 कोण, π/2 कोण पीछे होती है, π/2 कोण पीछे होती है। तो यहां से क्या पता चला बच्चों अपने को कि जो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ होता है, मतलब जो सर्किट हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें धारा पीछे होती है। कितनी पीछे होती है, π/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे धारा वाले समीकरण में ओमेगा टी माइनस π/2 आया है। ओमेगा टी तो दोनों में कॉमन है, सिर्फ π/2 पीछे है, ये माइनस का मतलब पीछे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में धारा वोल्टता से π/2 कोण पीछे है, तो ये वाला हो गया। मतलब कुल मिला के ऐसा समझो कि धारा पीछे और वोल्टता आगे। कितनी पीछे है धारा, π/2। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि धारा पीछे है, ऐसे भी कह सकते हो कि वोल्टता आगे है, कुछ भी कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि वोल्टता धारा से π/2 कोण आगे है, वोल्टता धारा से, वोल्टता धारा से π/2 कोण आगे है, वोल्टता धारा से π/2 कोण आगे है। दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है, धारा π/2 कोण पीछे है या फिर वोल्टता π/2 कोण आगे है, ठीक है। बच्चों अभी तक हमने क्या किया है, हमने धारा का समीकरण निकाला है। ये मेन काम होता है अपना। धारा का समीकरण निकालने के बाद हमने दोनों समीकरणों को एक साथ लिखा, फिर उसके बाद हमने वोल्टता की कला निकाली, धारा की कला निकाली, फिर उसके बाद हमने कलांतर निकाला। लेकिन फिर से बता रहे हैं कि कलांतर निकालने के लिए एक बात का ध्यान रखना, दोनों के समीकरण में बच्चों या तो यहाँ पे साइन आना चाहिए या फिर दोनों में कोस आना चाहिए, तो ही आप कलांतर निकाल पाओगे। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि धारा वाले समीकरण में π/2 पीछे है और ये आगे है। तो धारा पीछे है, वोल्टता आगे है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। चलो आप इतना नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। बच्चों अब हमें इसी टॉपिक में फेजर आरेख और कला आरेख बनाना है। फेजर आरेख कहो या कला आरेख कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसके लिए हमें फिर से समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। तो समीकरण हम जानते ही हैं। वोल्टता वाला समीकरण क्या होता है, वोल्टता वाला समीकरण होता है बच्चों V बराबर Vm, ऊपर लिख देते हैं बच्चों V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ये वाला समीकरण तो फिक्स है। और धारा वाला समीकरण क्या है, I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये दोनों समीकरण आपको जबरदस्त तरीके से याद होने चाहिए। अब देखो, जो वोल्टता की कला है ना वो बच्चों ओमेगा टी है, मतलब वोल्टता वाली जो लाइन बनेगी वो ओमेगा टी कोण पे बनेगी, ठीक है। तो यहां से हमने ओमेगा टी कोण बनाते हुए और ये एक रेखा बना दी बच्चों। ये इस तीर की जो लंबाई है ना, ये इसके वोल्टता के शिखर मान को व्यक्त करेगी। तो यहाँ पे Vm आ गया, क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, अब हमें ना, ये तो वोल्टता का फेजर आरेख बन गया, कला को व्यक्त करने वाला आरेख कला आरेख कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अब अपने को धारा का भी कला आरेख बनाना है। तो बच्चों धारा का कला आरेख कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर यहाँ Im क्या है। तो बच्चों जब हमने समीकरण निकाला था तो आपको बताया था कि यहाँ पे जो Im है ये होता है Vm/xl। Im क्या होता है, Vm/xl। आप इसको Vm/xl ऐसे मत सोचो, आपने तो जो अभी तक पढ़ा है ना ओम के नियम से, उससे कंपैरिजन करो। ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR और यहाँ से I बराबर होता है बच्चों V/R, ठीक है। मतलब धारा के समीकरण में जब ऊपर वोल्टेज आए और नीचे जो भी राशि आए ना बच्चों, वो प्रतिरोध की तरह काम करती है, ठीक है। तो धारा के समीकरण में वोल्टता के नीचे जो राशि आती है उसको अपन प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन ये ऐसा कब था बच्चों, ओम का नियम किसके लिए लागू होता है, प्रतिरोधक के लिए। मतलब अगर इस प्रतिरोध से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, R इसका प्रतिरोध है, तो उस सिचुएशन में I का मान मिलता है अपने को V/R। लेकिन यहाँ तो हमारे पास प्रतिरोधक नहीं है, यहाँ तो बच्चों कौन है, यहाँ तो कुंडली है। तो इस कुंडली से जब I विद्युत धारा गई तो हमने V का मान निकाला, तो बच्चों V बराबर IR नहीं मिलेगा, यहाँ पे R का काम XL करेगा। R का काम कौन करेगा, XL बच्चों काम वही करेगा, सिर्फ नाम बदल गया। जो काम प्रतिरोध करता था ना वही काम XL करता है। प्रतिरोध का क्या काम होता है, प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है। लेकिन ऐसा कब, जब परिपथ में क्या जुड़ा हुआ हो बच्चों, प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कुंडली है ना, और कुंडली में धारा बहेगी तो विरोध तो ये भी करेगी। तो उस विरोध करने वाले कारक का नाम बदल गया,
काम वही है उसका, इसकी विमा वही प्रतिरोध वाली होती है, इसका काम वही प्रतिरोध वाला होता है कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। लेकिन बच्चों कुंडली के लिए हम इसका नाम बदल देंगे, हम इसको आर ना कह के एक्सएल कहेंगे। और ये जो एक्सएल है ना, इसी को बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? प्रेरणिक प्रतिघात। तो आपको याद रखना है कि जो काम आर करता है ना, वही काम यहाँ एक्सएल करेगा। जैसे वहां पे तो होता था आई एम बराबर वी एम अपॉन आर, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एम बराबर वी एम अपॉन एक्सएल। मतलब धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का काम आर करता था, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का काम एक्सएल करेगा। लेकिन आर हम तब परिभाषित करते हैं जब प्रतिरोध होता है, और एक्सएल तब परिभाषित करते हैं जब कुंडली होती है। तो यहाँ तो हमारे पास कुंडली है, इसीलिए यहाँ पे आर का काम एक्सएल करेगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई? अच्छा सर, और वैसे तो हमने एक्सएल को भी डिफाइन किया था कि ये जो प्रेरणिक प्रतिघात है ये किसके बराबर होता है? ओमेगा एल के। तो बच्चों हम एक केस मान के चल रहे हैं कि जो अपना एक्सएल है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। एक्सएल जो है ना बच्चों, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से ज्यादा है। तो उस वाली सिचुएशन में अपने को क्या मिलेगा? आई एम विल बी लेस देन वी एम। इस सिचुएशन में जो आई एम मिलेगा बच्चों, वो वी एम से कम हो जाएगा। तो जब हम धारा वाला ग्राफ बनाएंगे ना, धारा वाला फेजर आरेख बनाएंगे, तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, एक तो धारा का जो शिखर मान है वो वोल्टा के शिखर मान से कम होगा, और नंबर 2, धारा की जो कला है वो वोल्टा की कला से कम होगी। मतलब धारा पीछे होगी, कितना पीछे होगी बच्चों? π/2। ठीक है, तो अगर धारा आगे होती तो हम इसको ऊपर की तरफ बना देते, लेकिन ये धारा पीछे है इसलिए हम नीचे की तरफ बनाएंगे। कितना पीछे है? π/2 कोण पीछे है, इसलिए हम धारा वाला जो ग्राफ बनाएंगे वो π/2 कोण पीछे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ बनाएंगे, और तीर की जो लंबाई है उसके शिखर मान को व्यक्त करेगी। तो यहाँ पे ये आई एम हो गया। तो बच्चों ये फेजर आरेख बनाते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, एक तो आई एम का मान छोटा लेना है वी एम से, क्योंकि हम जो केस ले रहे हैं उसमें एक्सएल का मान 1 से ज्यादा ले रहे हैं, और जब एक्सएल का मान 1 से ज्यादा होगा तो इस सिचुएशन में आई एम का मान वी एम के मान से कम हो जाएगा। और अगली चीज क्या है कि ये जो धारा है ये वोल्टा से π/2 कोण पीछे है, इसीलिए धारा वाला ग्राफ वोल्टा वाले ग्राफ से π/2 कोण पीछे की तरफ हो जाएगा। तो ये अपना हो गया कला आरेख या फेजर आरेख। ठीक है, तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। और अब अपने को पढ़ना है बच्चों तरंग आरेख। क्या पढ़ेंगे बोलो? तरंग आरेख। और उसके बाद वही काम है जो हम पहले वाले सर्किट में करते थे, सब कुछ सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा परिवर्तन आ गया, बाकी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं। ठीक है, अब अपने को बनाना है तरंग आरेख। ये भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, तरंग आरेख कैसे बनेगा। तरंग आरेख के लिए भी अपने को फिर से दोनों समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, दोनों समीकरण अपने को लिखने हैं। तो बच्चों ये इस तरीके से, ये हमने इस वाले एक्स पर तो समय ले लिया t, और इधर हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे, v का भी और i का भी। ठीक है, तो एक साथ ग्राफ बना देंगे, अपना काम आसान हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले तो अपन ग्राफ बनाते हैं वोल्टा v का, और वोल्टा v का समीकरण क्या होता है? v बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी। मतलब वोल्टा वाले समीकरण में तो साइन आ रहा है, तो इसका ग्राफ तो ठीक साइन जैसा बन जाएगा। और साइन जैसा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा बच्चों? ऐसा जैसा कि हमने शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में बनाया था। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ बिल्कुल स्मूथली ऐसे आएगा, और एकदम से ऐसे बहुत सही तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। हमारे ग्राफ में थोड़ी बहुत एरर भी हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों लूप समान आकार के बनेंगे, सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, आप इसको थोड़ा सा और सुधार लेना, और थोड़ा सा ठीक ग्राफ बनाना है आपको। बिल्कुल जैसा साइन का ग्राफ बनता है ना, वैसा ही ग्राफ इसका बनेगा, दोनों लूप बिल्कुल समान आकार के बनेंगे। ठीक है, तो इधर तो समय हो गया बच्चों, ये वाला मान हो गया 0, इधर ये मान हो गया t/4, यहाँ कैपिटल T आवर्त काल है। ठीक है, ये t/2 मतलब अर्ध आवर्त काल हो गया यहाँ तक। ये हो जाएगा बच्चों 3t/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? कैपिटल T। मतलब ये पूरे आवर्त काल के लिए हमने बना दिया है। और ये जो है ना, ये तो वोल्टा का शिखर मान हो गया, इसको हम कहेंगे प्लस Vm, वोल्टा का अधिकतम मान है ये। और नीचे की तरफ ये अपने को वोल्टा का शिखर मान मिलेगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, और इसको अपन क्या बोलेंगे? माइनस Vm। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ हमने बनाया है ये किसका है बच्चों? ये है वोल्टा का, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ऐसा तो हमने शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में भी बनाया था, यहां तक तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब अपने को एक और ग्राफ बनाना है धारा वाला, और धारा का समीकरण क्या होता है बच्चों? I बराबर Im साइन, अभी पढ़ा है हमने, ओमेगा टी माइनस π/2। मतलब
यहाँ पे ना धारा जो है वो वोल्टा से π/2 कोण पीछे है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक और चीज पे फोकस करना है, और वो क्या है कि यहाँ जो Im है ना बच्चों, उसका मान Vm के मान से कम है। Im इज लेस देन Vm, Im का मान Vm के मान से कम है, ऐसा हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो वोल्टा धारा जो है ना बच्चों, वोल्टा से π/2 कोण पीछे है। पहले तो इस बात का मतलब समझो कि धारा वोल्टा से π/2 कोण पीछे है, इसका मतलब क्या है। वैसे बच्चों फेज वाले कंसेप्ट में अलग से हम एक छोटी सी वीडियो बना के आपको डिटेल में समझा देंगे कि ये कला वाला कंसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है, कौन आगे होता है कौन पीछे होता है, तो क्या ग्राफ पे फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ टॉपिक के बीच में कंसेप्ट काम में आया है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा वैसे बताते हैं, ध्यान से सुनना कि धारा यहाँ π/2 कोण पीछे है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो काम वोल्टा किसी एक निश्चित समय पर करेगी ना बच्चों, धारा वही काम π/2 समय बाद करेगी। जैसे मान के चलो कि वोल्टा अपना शिखर मान किसी निश्चित समय पर ले रही है, मतलब किसी निश्चित क्षण पर वोल्टा का शिखर मान अपने को मिल रहा है। तो बच्चों धारा को अपना शिखर मान उससे π/2 कोण बाद में मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो π/2 कोण पीछे है। तो जो पीछे होती है ना, उसको तो अपना शिखर मान बाद में मिलेगा। मतलब वोल्टा का शिखर मान अगर अपने को किसी निश्चित समय पर मिल रहा है, तो धारा को अपना शिखर मान उससे π/2 कोण बाद में मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो π/2 कोण पीछे है। वैसे सिंपल अगर हम ग्राफ बनाने के हिसाब से आपको बताएं, तो आप ऐसे समझो कि वोल्टा वाले ग्राफ में तो ω/t आ रहा है, और बच्चों धारा में कितना आ रहा है, ω/t माइनस π/2, मतलब धारा π/2 कोण पीछे है। तो जब पीछे होगी ना धारा π/2 कोण, तो हम लोग ग्राफ को नीचे से बनाना शुरू कर देंगे। पैटर्न ऑलमोस्ट वैसा ही बन जाएगा, लेकिन ग्राफ थोड़ा नीचे से बनना शुरू हो जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस π/2 होता बच्चों, तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से बनना शुरू हो जाता, ठीक है। ये तो समझने के लिए केवल ये ग्राफ आप बना पाओ इसके हिसाब से है। बाकी प्रॉपर फेज वाला कंसेप्ट वही है कि जो काम वोल्टा किसी पर्टिकुलर कोण पर कर लेगी, धारा बच्चों वही काम π/2 आगे करेगी, मतलब π/2 बाद में करेगी, ठीक है। π/2 कोण बाद में करेगी। अब आप समझो, यहाँ पे पहली बात तो ध्यान रखनी है कि Im का मान Vm से छोटा रखना है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे माइनस π/2 आ रहा है, तो ग्राफ को नीचे से शुरू करना है। तो हम वैसा ही एक ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे अपने को कितना मिलेगा, ये ग्राफ नीचे से शुरू हो जाएगा और बच्चों इस तरीके से अपने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मिल जाएगा, ये वाला बिंदु यहाँ पे है, तो ये वाला यहाँ पे ऐसे मिलेगा। फिर उसके बाद ये बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे मिलेगा, और इस तरीके से ग्राफ आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो ग्राफ हमने बनाया है किसका है, I बराबर Im sin ω/t का। आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो इसको, जैसे इसी समीकरण को आप ऐसे लिख लो बच्चों, I बराबर Im, है ना, और अंदर माइनस कॉमन लेंगे, जैसे हमने पहले बताया था। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या मिलेगा अपने को, π/2 माइनस ω/t। और बच्चों ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो I बराबर अपने को मिलेगा Im, माइनस को हमने बाहर ले लिया और अंदर मिला साइन π/2 माइनस ω/t। साइन π/2 माइनस ω/t किसका सूत्र होता है, कोस ω/t का। तो ये अपने को ग्राफ मिला कोस वाला, ठीक है। मतलब ये जो धारा वाला ग्राफ है ना बच्चों, ये कोस का ग्राफ ही बनेगा, लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। मतलब वैसे तो अपन जानते हैं कि कोस का ग्राफ कहां से बनना शुरू होता है बच्चों, ऊपर से ऐसे, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, इसीलिए ग्राफ कहां से शुरू हो गया, नीचे से, ठीक है। अगर प्लस कोस आता उधर, तो ये ग्राफ ऊपर से बन जाता जैसे कोस का बनता है, लेकिन यहाँ माइनस कोस आया है, इसीलिए ग्राफ कहाँ बना, नीचे से, ठीक है। तो ये समझाने के लिए हमने आपको बताया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर ये आरेख पूछे तो आपको सिर्फ ये आरेख बनाना है, दोनों समीकरण लिखने हैं। लेकिन अगर हम वैसे समझें तो इसको थोड़ी कैलकुलेशन करी और लास्ट में कोस वाला पद आ गया, इसका मतलब इसमें कोस जैसा ग्राफ बनेगा, लेकिन माइनस है इसीलिए नीचे से शुरू हो गया, ठीक है। और इस ग्राफ से भी आप देख सकते हो बच्चों कि वोल्टा तो अपना शिखर मान यहाँ पे ले रही है ना, वोल्टा अपना शिखर मान कहाँ ले रही है बच्चों, यहाँ पर। और धारा जो है वो अपना शिखर मान कहाँ ले रही है, यहाँ पर। और दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया, π/2 का। कितने का डिफरेंस आ गया, π/2 का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वोल्टा तथा धारा के मध्य कलांतर का मान π/2 है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक जो है ये बच्चों धारा का शिखर मान आ गया प्लस Im, और ये नीचे की तरफ है ये माइनस Im आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना पूरा ग्राफ बन गया। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलें।
बच्चों अब हम निकालते हैं तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति P का सूत्र होता है P बराबर VI, और अब हमें V और I का मान रखना है। तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में V का समीकरण तो होता है V बराबर VM साइन ओमेगा टी, और बच्चों I का समीकरण होता है I बराबर IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये दोनों सूत्र अभी अभी हमने निकाल लिए हैं, इसको हम नाम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है अपने को, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखना है। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो बच्चों समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखेंगे तो देखो कितना मिलेगा अपने को, ये मिलेगा P बराबर V का मान तो आ गया VM साइन ओमेगा टी, ये तो एज इट इज है, और बच्चों I का मान कितना है, I का मान है सर IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, ओमेगा टी माइनस π/2। अब बच्चों VM और IM को तो पास पास लिख लो, तो P बराबर हो जाएगा VM IM, यहाँ पे है साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या बचा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अगर आपको ध्यान हो तो अभी I के डेरिवेशन करते टाइम हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, और वो क्या फॉर्मूला था बच्चों, माइनस कोस थीटा बराबर होता है साइन थीटा माइनस π/2, साइन थीटा माइनस π/2। तो बच्चों साइन थीटा माइनस π/2 की जगह अपन कितना लिख सकते हैं, माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे देखो कितना है साइन, इसको बोल दो थीटा माइनस π/2, तो ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा, और थीटा की जगह कितना है ओमेगा टी, तो ये माइनस कोस ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है, तो P बराबर अपने पास आ जाएगा VM IM, इधर आ गया साइन ओमेगा टी, इधर आएगा बच्चों इस पूरे की जगह आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस तो हमने बाहर लिख लिया, और यहाँ पे आ गया कोस ओमेगा टी। ठीक है, वैसे ही अपना P का मान आ चुका है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम इसको ना 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो देखो 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, P बराबर माइनस VM IM, ये तो एज इट इज है, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी भी एज इट इज है, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया, ये तो पूरा एज इट इज हमने समीकरण लिखा है अभी। लेकिन अब हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं, ये तो हमने 2 से गुणा कर दिया, और बच्चों 2 से भाग भी करेंगे, तो ये हमने 2 से भाग कर दिया। बोलो ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ऐसा करने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, ये एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा, सूत्र होता है बच्चों साइन 2 थीटा का। तो ये वाला सूत्र हम यहाँ काम में लेंगे, तो P बराबर हो जाएगा माइनस VM, ये जो 2 है ना बच्चों, इसको हमने लिख दिया √2, और ये वाला जो IM और इसके नीचे भी आ जाएगा √2, और ये सूत्र बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी का। ठीक है, यहाँ पे क्या था, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और हमने क्या लिख दिया उसकी जगह, साइन 2 ओमेगा टी। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो P बराबर अपने पास कितना आएगा, माइनस तो एज इट इज है बच्चों, ये जो VM अपॉन √2 है ना, ये सूत्र बन जाएगा VRMS का, IM अपॉन √2 सूत्र बन जाएगा IRMS का, और यहाँ पे आ गया साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये हमें शक्ति का मान निकालना था, और ये शक्ति का मान हमारे पास फाइनली निकल चुका है, माइनस VRMS IRMS साइन 2 ओमेगा टी। ये तो हमने आपको कल भी बताया था कि जो VRMS होता है बच्चों, उसका सूत्र होता है VM अपॉन √2, और ये जो IRMS होता है ना, इसका सूत्र होता है IM अपॉन √2। ठीक है, तो ये जो शक्ति है, ये देखो किसी निश्चित समय t पर आई है, इसीलिए इस शक्ति को अपन बोलते हैं तात्क्षणिक शक्ति। क्यों, क्योंकि निश्चित क्षण t पर आई है। तो अभी तो हमने इस शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के लिए तात्क्षणिक शक्ति का मान निकाला है, तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम औसत शक्ति का मान भी निकालेंगे। बच्चों अब अपन निकालते हैं औसत शक्ति। औसत शक्ति का मान निकालने के लिए सबसे पहले अपन तात्क्षणिक शक्ति का सूत्र लिखते हैं, और वो अभी अभी हमने निकाला। P बराबर कितना होता है, माइनस VRMS IRMS, और यहाँ पे कितना आएगा, साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें तो औसत मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ औसत लेने पर, दोनों तरफ हम इसका औसत ले लेते हैं, दोनों तरफ औसत लेने पर, दोनों तरफ इसका औसत लेंगे तो अपने को मिलेगा, इधर तो हमने औसत वाला साइन लगा दिया, इधर भी लगाना पड़ेगा, माइनस VRMS, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों IRMS, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। देखो औसत हम उस राशि का निकालते हैं जो समय के साथ परिवर्तित होता है,
तो बच्चों साइन ओमेगा टी जो है उसमें टी का पद आ रहा है, मतलब ये तो समय के साथ परिवर्तित होगा, तो इसका तो हमें औसत निकालना पड़ेगा। लेकिन जो VRMS और IRMS है ना, ये कांस्टेंट है, इसीलिए इससे बाहर आ जाएगा। तो अपने को कितना मिलेगा, माइनस VRMS IRMS, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और अंदर अपने को मिलेगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब ये सर साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान क्या होगा? तो बच्चों इसके लिए आप इसको याद ही कर लो, ये हमारे बहुत ज्यादा काम में काम आने वाला कंसेप्ट है। और ये क्या है कि एक पूर्ण साइकिल, एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक संपूर्ण चक्कर के लिए, या ऐसा भी कह सकते हो एक संपूर्ण आवर्तकाल के लिए, अगर आपको साइन थीटा का औसत मान निकालना पड़े तो हमेशा शून्य आएगा। अगर आपको कोस थीटा का औसत मान निकालना पड़े तो वो भी शून्य आएगा। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान निकालना पड़े तो वो हाफ आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू या औसत मान निकालना पड़े तो वो भी कितना आएगा बच्चों, हाफ आएगा। ठीक है, तो ये चीज अपने बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। इनको आप सिंपल कैलकुलेशन से प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। एक संपूर्ण आवर्तकाल के लिए या पूर्ण चक्कर के लिए साइन थीटा और कोस थीटा का औसत मान हमेशा शून्य होता है, और बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का औसत मान 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये जो पूरा एंगल है उसको तो हम थीटा बोल देते हैं, तो ये तो बन जाएगा साइन थीटा। और एक संपूर्ण आवर्तकाल के लिए साइन थीटा का औसत मान कितना होता है, 0, तो इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा VRMS IRMS, और बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। देन फाइनली जो अपने को एवरेज पावर मिलेगी वो मिलेगी 0। इसको हम ग्राफ की सहायता से भी समझ सकते हैं। अभी हम शक्ति वाला ग्राफ बनाएंगे, उससे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि शुद्ध प्रेरक के परिपथ में औसत शक्ति का मान हमेशा शून्य होता है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। बच्चों आज के अपने शुद्ध प्रेरकीय परिपथ का ये लास्ट पार्ट बचा है। हमें वोल्टता V, धारा I तथा शक्ति P का समय t के साथ ग्राफ बनाना है। इसके लिए हमें इनके समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम तीनों समीकरण लिख देते हैं। देखो V बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी, और बच्चों I बराबर होता है Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और अभी अभी हमने शक्ति P का सूत्र निकाला है, वो है माइनस VRMS IRMS, और इधर कितना है बच्चों, साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो इन तीनों समीकरणों की सहायता से हमें ये ग्राफ बनाने हैं। V और I वाले ग्राफ अपन पहले भी बना चुके हैं, तो वो तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं। तो ये तो बच्चों ये V वाला आरेख बन जाएगा, और ये वोल्टता का शिखर मान हो जाएगा जिसको हम कहेंगे प्लस Vm, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वोल्टता का शिखर अब मान हो जाएगा बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको हम कह देंगे माइनस Vm, और इधर हम समय t लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मान हो जाएगा बच्चों t/4, ये वाला मान हो जाएगा t/2, ये वाला मान हो जाएगा यहाँ पे 3t/4, और इधर कितना हो जाएगा, कैपिटल T। क्लियर है यहाँ तक? अब अपने को धारा वाला ग्राफ बनाना है। धारा वाला ग्राफ भी हम आपको ऑलरेडी बनाना सिखा चुके हैं। नीचे से शुरू होगा और ऐसे t/4 से पास होगा, फिर ये यहाँ पे भी इससे थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, फिर बच्चों यहाँ पे इसका मान शून्य हो जाएगा, फिर ये ऐसे नीचे यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी इसका मान थोड़ा सा ऐसे रहेगा। तो इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ को थोड़ा सा और आप स्मूथली बना सकते हो। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये अपने को मिलेगा बच्चों धारा वाला ग्राफ। ठीक है, आगे भी ऐसे चलता रहेगा, ये आगे भी ऐसे चलता रहेगा। तो ये धारा वाला ग्राफ है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है ये तो वोल्टता वाला है बच्चों, और ये वाला जो ग्राफ है डॉटेड लाइन वाला, ये धारा वाला है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो डार्क लाइन वाला ग्राफ है ये वोल्टता वाला है, और जो डॉटेड लाइन वाला है ये धारा वाला ग्राफ है। लेकिन अब हमें शक्ति वाला ग्राफ भी बनाना है। तो शक्ति वाला ग्राफ बनाने के लिए आपको वही बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए। जैसे P बराबर क्या होता है, VI, है ना, हमें V और I को मल्टीप्लाई करना है, तब कहीं जाके अपने को शक्ति का ग्राफ मिलेगा। तो बच्चों सोचो एक बार कि जब V और I दोनों का मान पॉजिटिव होगा या फिर दोनों का मान नेगेटिव होगा, मतलब दोनों के समान चिन्ह होंगे, तो उस वाली सिचुएशन में तो अपने को P का मान पॉजिटिव मिलेगा। और अगर मान के चलो कि बच्चों एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को आंसर नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब आपको तो ये सर्च करना है
कि किसी विशेष समय अंतराल में दोनों के चिन्ह कैसे हैं। V और I के चिन्ह अगर समान हैं तो शक्ति का मान पॉजिटिव मिलेगा, V और I के चिन्ह अगर विपरीत हैं तो शक्ति का मान नेगेटिव मिलेगा। और बच्चों ग्राफ का पैटर्न बनेगा साइन जैसा, ठीक है। ग्राफ का पैटर्न तो वही साइन जैसा रहेगा, लेकिन मतलब वो वही 0 से शुरू होकर इस तरीके से ग्राफ बनेगा क्योंकि वहां पे साइन थीटा वाला ग्राफ है। लेकिन बस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा, ये अपने को सीखना है। तो इसके लिए हम यहाँ कुछ वर्टिकल लाइन बना लेते हैं ताकि अपना ग्राफ और अच्छे से बन पाए। तो ये हमने वर्टिकल लाइन बना ली। एक वर्टिकल लाइन हम t/2 से पास होते हुए बना लेते हैं बच्चों। इसी तरीके से एक 3t/4 से पास होती हुई वर्टिकल लाइन बना लें, और एक ये जो कैपिटल T है यहां से पास होती हुई हम एक लाइन बना लेते हैं। आप जब डायग्राम बनाओ तो इसमें कलरफुल पेन्स भी यूज कर सकते हो, उससे अच्छा हो जाएगा कि एक वोल्टेज के लिए और एक करंट के लिए और एक पावर के लिए। तो बच्चों सबसे पहले आप देखो 0 से t/4 समय अंतराल के लिए, ठीक है। सबसे पहले अपने को कहां देखना है, 0 से t/4 समय अंतराल के लिए। 0 से t/4 समय अंतराल के लिए मतलब आपको सिर्फ इतने पोर्शन में देखना है। ये वाली जो लाइन है ना, इसके इधर इधर देखना है। ये वाला ग्राफ तो है वोल्टा वाला, तो ये वोल्टा वाला ग्राफ समय एक्स के ऊपर है, और जो राशि समय एक्स के ऊपर होती है वो पॉजिटिव होती है, जो समय एक्स के नीचे है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो बच्चों इस पर्टिकुलर समय अंतराल में जो v है वो तो अपने को पॉजिटिव मिल रही है। क्यों? क्योंकि v वाला ग्राफ कहाँ है, ऊपर। और बच्चों अगर धारा की बात करें तो धारा वाला तो डॉटेड ग्राफ है, तो ये धारा का ग्राफ समय एक्स के नीचे मिला है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 से लेकर t/4 तक v का मान पॉजिटिव और i का मान नेगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया। ऐसी सिचुएशन में जो अपने को पावर मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, ठीक है बच्चों। नेगेटिव पावर मिलेगी, इसका मतलब पीक वाला जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ बनेगा साइन के जैसा ही, लेकिन नीचे की तरफ बनेगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। ये वाला ग्राफ अपना पावर का बन गया 0 से लेकर t/4 के लिए। लेकिन अब दूसरा सोचो, अगर हमें t/4 से t/2 तक पोर्शन के लिए देखना है, ये हो गया t/4 और ये क्या हो गया बच्चों, t/2। इतने पोर्शन के लिए आपको देखना है। इतने पोर्शन के लिए मतलब ये बीच वाली जो लाइन है ना, इनमें आपको देखना है। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक ये तो वोल्टा वाला ग्राफ है, क्योंकि बोल्ड लाइन से हमने बना रखा है, समय एक्स के ऊपर है। इसका मतलब वोल्टा का मान इतने अंतराल के लिए कैसा है, पॉजिटिव। तो वोल्टा का मान पॉजिटिव हो गया। बच्चों इसी अंतराल में धारा का मान देखो, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये धारा वाले ग्राफ को व्यक्त कर रही है, ये भी समय एक्स के ऊपर है। इसका मतलब इस अंतराल में धारा I का मान भी पॉजिटिव है। और जब दोनों के चिन्ह समान है तो पावर कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। शक्ति अपने को धनात्मक मिलेगी। मतलब इतने समय अंतराल के लिए शक्ति वाला ग्राफ ऊपर की तरफ मिलेगा, ये पॉजिटिव लूप मिलेगा, और ये वाला लूप नेगेटिव डायरेक्शन में मिला था। बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन में जितना है उतना ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, शिखर मान बराबर मिलेगा, ठीक है। अब t/4 से 3t/4 के लिए आप डायरेक्ट देख सकते हो। वोल्टेज V का मान तो नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ है। बच्चों धारा I का मान पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये पूरा जो शक्ति है अपने को नेगेटिव मिलेगी, इसलिए ये वाला ग्राफ नीचे से हो जाएगा। यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं इसलिए ये ऊपर हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ अपने को बना है, ये मिला है, ये वाला ग्राफ शक्ति वाला है, ठीक है बच्चों। किसका ग्राफ हो गया, ये शक्ति वाला ग्राफ। एक बात और देखें आप ध्यान से, और वो क्या है कि यहाँ बच्चों ये वाला लूप पॉजिटिव है, ये वाला लूप नेगेटिव है, ये वाला लूप पॉजिटिव है और ये वाला लूप नेगेटिव है, ठीक है। तो एक संपूर्ण आवर्तकाल के लिए बच्चों, एक संपूर्ण आवर्तकाल के लिए यहाँ 2 लूप तो पॉजिटिव हैं शक्ति में, और 2 लूप कैसे हैं, नेगेटिव। 2 लूप पॉजिटिव, 2 लूप नेगेटिव हैं, लूप एरिया दोनों का सेम है। तो एक संपूर्ण आवर्तकाल के लिए अगर हम शक्ति का औसत मान निकालें तो वो मान हमेशा 0 आएगा। कितना आएगा बोलो, 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि बच्चों ये 2 लूप ऊपर पॉजिटिव हैं, 2 लूप नीचे नेगेटिव हैं, और एक संपूर्ण आवर्तकाल के लिए हमने बात करी है। तो इसीलिए हम ग्राफ को देखकर भी ये बता सकते हैं कि शुद्ध प्रेरक की परिपथ में औसत शक्ति का मान एक संपूर्ण आवर्तकाल के लिए हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक अपना यहीं पे खत्म होता है। और आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देखिए ध्यान से। सबसे पहले बच्चों हमने एक शुद्ध प्रेरक की परिपथ लिया, उसके लिए हमने धारा I का मान निकाला, I बराबर Im sin ωt-π/2। फिर उसके बाद हमने दोनों की कला निकाली, फिर कलांतर निकाला, फिर दोनों के कला आरेख बनाए, फिर हमने उनके फेजर आरेख, कला आरेख मतलब फेजर आरेख बनाए, फिर हमने उनके तरंग आरेख बनाए बच्चों। उसके बाद हमने तात्क्षणिक शक्ति का मान निकाला, फिर हमने औसत शक्ति का मान निकाला। इसके साथ ही टॉपिक अपना खत्म होता है। तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, सेम टाइम और सेम जगह।